हेलो माय डियर स्टूडेंट, मैं आपका मैथ टीचर राकेश सर फिर आपके यूट्यूब चैनल मैथ टेक्निक क्लासेस में आपका वेलकम करता हूं। जी हाँ, जैसा कि आप जान रहे हो भाई कि डिफरेंशियल इक्वेशन, जी हाँ डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ रहे हैं बच्चों, और डिफरेंशियल इक्वेशन की पहचान भी हो गई और डिफरेंशियल इक्वेशन तैयार करने के लिए भी सीख गए। जी हाँ, प्रीवियस क्लास में हमने फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन बताया था और आज बारी है डिफरेंशियल इक्वेशन से, जी हाँ डिफरेंशियल इक्वेशन से सॉल्यूशन निकालने की। तो आज जल्दी से जुड़ें और फिर अपने पढ़ाई का आनंद लें, क्योंकि आज जबरदस्त हम लोग का सॉल्यूशन होने वाला है। किसका? डिफरेंशियल इक्वेशन का। जैसे आपने अलजेब्रा में इक्वेशन का सॉल्यूशन सीखा होगा, ट्रिगोमेट्रिकल फंक्शन का, ट्रिगोमेट्रिकल इक्वेशन का सॉल्यूशन जाना होगा, उसी तरह डिफरेंशियल इक्वेशन, जी हाँ डिफरेंशियल इक्वेशन का आपको आज मैं सॉल्यूशन सिखाऊंगा। जी हाँ, तो जल्दी से जुड़ें। तो आज का मकसद है कि हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन होगा और उस डिफरेंशियल इक्वेशन से हम लोग सॉल्यूशन प्राप्त करेंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों, डिफरेंशियल इक्वेशन से सॉल्यूशन प्राप्त करने के लिए आपको किस टेक्निक को अपनाना होगा? जी हाँ, सॉल्यूशन को प्राप्त करने। और सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है भाई? इक्वेशन ऑफ कर्व, मतलब फंक्शन प्राप्त करना। क्या प्राप्त करना बच्चों? फंक्शन प्राप्त करना। तो जी हाँ मेरे प्यारे बच्चों, आपको हमने बताया था कि फंक्शन आपका दो तरह का मिलेगा, मतलब इक्वेशन जो कर्व मिलेगा वह दो तरह का। एक सॉल्यूशन मिलता है पार्टिकुलर सॉल्यूशन। क्या मिलता है भाई? पार्टिकुलर सॉल्यूशन, जिसमें कि आर्बिट्री कांस्टेंट नहीं होगा। जी हाँ, आर्बिट्री कांस्टेंट नहीं होगा, है ना। और एक मिलेगा आपको जनरल सॉल्यूशन, जनरल सॉल्यूशन जिसमें कि आर्बिट्री कांस्टेंट मौजूद होगा। क्या होगा भाई? आर्बिट्री कांस्टेंट मौजूद होगा। तो टेक्निक समझ लीजिए, डिफरेंशियल इक्वेशन से जो हम सॉल्यूशन निकालते हैं वह पहले निकलता है जनरल सॉल्यूशन। पहले क्या निकलेगा आपका? जनरल सॉल्यूशन। और फिर इस जनरल सॉल्यूशन से आप पार्टिकुलर सॉल्यूशन निकाल सकते हैं, क्योंकि आपको पता है कि जनरल सॉल्यूशन में ही छुपा रहता है क्या? पार्टिकुलर सॉल्यूशन। तो जी हाँ मेरे प्यारे बच्चों, डिफरेंशियल इक्वेशन से सॉल्यूशन कैसे प्राप्त करेंगे, इसके लिए क्या करना चाहिए? जी हाँ, तो आपको ये पता है कि ये कैलकुलस का है बच्चों। तो कैलकुलस में दो ही चीज होती है, या डिफरेंशिएशन होती है, दूसरा इंटीग्रेशन होती है। तो आपको याद होगा हमने प्रीवियस क्लास में बताया था कि इक्वेशन ऑफ कर्व से डिफरेंशियल इक्वेशन तैयार करने के लिए, इक्वेशन ऑफ कर्व मतलब सॉल्यूशन से डिफरेंशियल इक्वेशन जो तैयार किए थे उसमें आप डिफरेंशिएट किए थे। क्या किए थे? डिफरेंशिएट किए थे। और मैंने बताया था कि इसका सॉल्यूशन ही बड़ा होता है और डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है? छोटा होता है। तब बड़े से छोटा जब गए थे तो डिफरेंशिएट किए थे, वाजिब है। और जब छोटे से बड़ा आएंगे तो बताइए क्या करना चाहिए? क्या करना चाहिए? तो जी हाँ मेरे प्यारे बच्चों, इंटीग्रेट करना चाहिए। क्या करना चाहिए? इंटीग्रेट। जी हाँ, और मैं बता देना चाहता हूं यह ऑर्डर पर डिपेंड करता है। जितना ऑर्डर का रहेगा उतना बार इंटीग्रेट करोगे। और आपको पता है इंटीग्रेट जब करते हैं किसी भी चीज को तो उसमें इंटीग्रेशन कांस्टेंट आता है, जिसको कि आप आर्बिट्री कांस्टेंट कहते हो। जो क्या है? आर्बिट्री कांस्टेंट। जी हाँ, अच्छा ये बताइए, अगर एक ऑर्डर का वन ऑर्डर का डिफरेंशियल इक्वेशन होगा तो एक बार इंटीग्रेट करना तो एक आर्बिट्री कांस्टेंट आपके पास मिलेगा। कितना आर्बिट्री कांस्टेंट? एक आर्बिट्री कांस्टेंट इसके जनरल सॉल्यूशन में। और अगर दो ऑर्डर का डिफरेंशियल इक्वेशन होगा, दो ऑर्डर का, तो इसको दो बार इंटीग्रेट करना होगा। कितने बार? दो बार इंटीग्रेट करोगे तब आपको दो आर्बिट्री कांस्टेंट मिलेगा। किसमें? जनरल सॉल्यूशन में। थर्ड ऑर्डर का डिफरेंशियल इक्वेशन होगा तो उसको तीन बार इंटीग्रेट करना होगा और तीन आर्बिट्री कांस्टेंट मिलेगा इसके जनरल सॉल्यूशन में। तो जी हाँ मेरे प्यारे बच्चों, जितना ऑर्डर का डिफरेंशियल इक्वेशन होता है उतना बार इंटीग्रेट करते हैं और उतना आर्बिट्री कांस्टेंट मिलता है। यही उल्टा आपने जाना भी है कि जय गो आर्बिट्री कांस्टेंट इसके इक्वेशन ऑफ कर्व में रहता था, उतना बार डिफरेंशिएट करते थे, उतना ऑर्डर का डिफरेंशियल इक्वेशन बनता था। बट हमारे सिलेबस में जो डिफरेंशियल इक्वेशन मिलने जा रहा है वह क्या है? फर्स्ट ऑर्डर का। जी हाँ,
इसका मतलब है आपको एक ही बार, जी हाँ, एक बार इंटीग्रेट करना होगा, एक से ज्यादा बार करने की जरूरत नहीं है। आपको हमने कंसेप्ट दिया, बट आपको एक ही बार, क्योंकि आपके टॉपिक में फर्स्ट ऑर्डर है, मतलब एक ऑर्डर का डिफरेंशियल इक्वेशन है, और उसके अनुसार आपको क्या करना होगा, इंटीग्रेट करना होगा। तो एक ऑर्डर का रहेगा तो एक बार इंटीग्रेट करना है ना। तो यही हम लोग का मकसद है बच्चों, है ना। तो कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन मिलेगा फर्स्ट ऑर्डर का, तो आपको एक बार इंटीग्रेट कर दो, बस वो आपका तैयार हो जाएगा क्या, सॉल्यूशन, इक्वेशन ऑफ कर्व, है ना। तो जी हाँ, ये मकसद है आज का हमारे सामने, है ना, ये मकसद है बच्चों। और इसके लिए बच्चों मैं बताना चाहता हूं, ये जो आप जानते हो कि भैया इन डिफरेंशियल इक्वेशन को इंटीग्रेट करना है, तो डिफरेंशियल इक्वेशन को तैयार करना होगा। क्या करना होगा, तैयार करना होगा। और तैयार किसके आधार पर करना होगा भैया, इंटीग्रेशन के आधार पर, इंटीग्रेशन हो सके, इंटीग्रेशन हो सके। तो जी हाँ मेरे प्यारे बच्चों, ये बात जानिए कि डिफरेंशियल इक्वेशन को तैयार करने के लिए आपके पास 3 प्रक्रिया होगी। जी हाँ, जैसा डिफरेंशियल इक्वेशन होगा, फॉर्मेट बताएंगे, इस तरह के फॉर्मेट को आप इस रूप में ला सकते हैं। तो बच्चों उसी तरह 3 प्रक्रिया है, 3 रूप में हम डिफरेंशियल इक्वेशन से सॉल्यूशन प्राप्त कर सकते हैं। एक कहलाता है वेरिएबल सेपरेबल मेथड। क्या कहलाता है, वेरिएबल सेपरेबल मेथड। जी हाँ, वेरिएबल को सेपरेट कर दीजिए, यही नाम पड़ा है, वेरिएबल सेपरेबल मेथड। वेरिएबल को सेपरेट कर दीजिए, अलग अलग कर दीजिए, है ना। इस मेथड से हम लोग करेंगे डिफरेंशियल इक्वेशन। जैसे इंटीग्रेशन में आपने पढ़ा होगा ट्रांसफॉर्मेशन। क्या पढ़ा था, ट्रांसफॉर्मेशन। तो जी हाँ मेरे प्यारे बच्चों, यह जो है ट्रांसफॉर्मेशन का ही रूप है, अर्थात चेंज करके, है ना, चेंज करना। क्या, तो ट्रांसफॉर्मेशन का ही रूप है। तो ट्रांसफॉर्मेशन करके आपको इंटीग्रेशन के लायक बनाना है, तब उसको हम लोग इंटीग्रेट करके इक्वेशन ऑफ कर्व अर्थात सॉल्यूशन प्राप्त कर सकते हैं। दूसरा होता है होमोजीनियस, होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। जी हाँ, या होमोजीनियस डिफरेंशियल मेथड। जी हाँ, होमोजीनियस डिफरेंशियल मेथड, होमोजीनियस डिफरेंशियल मेथड। कुछ ऐसे डिफरेंशियल इक्वेशन होते हैं जो कि होमोजीनियस होते हैं, होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन होते हैं। आपको मैं बताऊंगा कि होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन ऐसा होता है, उस फॉर्मेट का होता है, तब हम लोग इस मेथड का प्रयोग कर सकते हैं, है ना। होमोजीनियस डिफरेंशियल मेथड का प्रयोग कर सकते हैं, है ना। या जनरली आपको वेरिएबल सेपरेबल मेथड यूज करना है, और जब इससे नहीं हो तभी हम होमोजीनियस डिफरेंशियल मेथड के द्वारा करेंगे, क्योंकि इसके लायक होगा तब ना। और ये जो है इंटीग्रेशन का एक तरह से, इंटीग्रेशन में आपने दूसरा रूल पढ़ा होगा सब्स्टिट्यूशन, है ना, सब्स्टिट्यूशन। उसी तरह काम करता है, ये भी सब्स्टिट्यूशन रूल की तरह काम करता है बच्चों, है ना, समझ रहे हैं। और तीसरा मेथड का नाम है लीनियर डिफरेंशियल मेथड, लीनियर डिफरेंशियल मेथड। जी हाँ, लीनियर डिफरेंशियल मेथड, लीनियर डिफरेंशियल मेथड। जी हाँ, लीनियर डिफरेंशियल मेथड, इसके द्वारा भी हम लोग सॉल्व करते हैं, बट इसके लायक होगा डिफरेंशियल इक्वेशन तब ना करेंगे, ऐसे नहीं करते हैं। और यह जो है आपको याद होगा, आपने बाय पार्ट्स पढ़ा होगा इंटीग्रेशन में। क्या पढ़ा होगा भाई, बाय पार्ट्स। जहाँ इनडिफिनिट इंटीग्रेशन में आपने इस 3 मेथड को पढ़ा है, ट्रांसफॉर्मेशन, सब्स्टिट्यूशन एंड बाय पार्ट्स। उसी का रूप यहां भी है कि डिफरेंशियल इक्वेशन अगर वेरिएबल सेपरेबल हो सके तो आप इस मेथड का यूज करें, अगर नहीं हो पा रहा है तो देखना है कि होमोजीनियस है क्या। होमोजीनियस अगर रहेगा तब तो हम लोग होमोजीनियस डिफरेंशियल मेथड का यूज करेंगे, और यदि वह इससे भी नहीं हो पा रहा है तब देखेंगे लीनियर डिफरेंशियल है क्या, वो भी बताऊंगा कि लीनियर डिफरेंशियल कैसा होता है, किस फॉर्मेट का होता है। अगर उस फॉर्मेट में आता है तब हम लोग इस मेथड का प्रयोग करेंगे। तो तीनों को हम लोगों को बारी बारी से पढ़ना है ना। तो जी हाँ मेरे प्यारे बच्चों, आज का जो हम लोग का क्लास है वह वेरिएबल सेपरेबल मेथड के द्वारा सॉल्व करवाएंगे, है ना। तो चलिए जल्दी से नोट करें और फिर अपने मेथड से डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए सीखें।
आइए, जी हाँ, बहुत ही सुंदर टॉपिक आज हम लोग का हो रहा है, बहुत ही अच्छा टॉपिक। ये 3 मेथड के द्वारा, जैसे हम लोग इंटीग्रेशन में 4 मेथड पढ़ते हैं ना, जहाँ अर्थात फंक्शन को हम लोग उस 4 मेथड में से किसी एक रूप में लाते हैं और जिस रूप में आ जाता है उस मेथड का यूज करके हम लोग बना लेते हैं, इंटीग्रेट कर लेते हैं बच्चों। उसी तरह हम लोग जो आज देखेंगे वेरिएबल सेपरेबल मेथड, पहला मेथड क्या नाम देंगे? वेरिएबल सेपरेबल मेथड। इस मेथड का प्रयोग करके हम लोगों को डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करना है। अब समझिए कैसा फॉर्मेट रहेगा, जानना है। आपके पास डिफरेंशियल इक्वेशन रहेगा dy बाय dx इक्वल टू dy बाय dx इक्वल टू fx इंटू gy fx इंटू gy, या ऐसा भी हो सकता है dy बाय dx इक्वल टू fx बाय gy। जी हाँ मेरे प्यारे बच्चों, ये 2 तरह का फंक्शन हो सकता है, डिफरेंशियल इक्वेशन हो सकता है। एक तो मल्टीप्लाई में हो सकता है, देखिए ये x वाला फंक्शन है और ये y वाला फंक्शन है। अगर x वाला फंक्शन y वाला फंक्शन मल्टीप्लाई में हो या डिवीजन में हो, या तो आप क्या कर सकते हो, इस मेथड का इस्तेमाल कर सकते हो, इस फॉर्मेट का इस्तेमाल कर सकते हो। जी हाँ, ये दोनों फॉर्मेट है जिसमें कि वेरिएबल सेपरेबल लगा सकते हो। अगर दोनों फंक्शन के बीच प्लस रहे या माइनस रहे तब ये मेथड काम नहीं करेगा, ध्यान देना है। अगर x वाला फंक्शन एंड y वाला फंक्शन दोनों फंक्शन मल्टीप्लाई में हो या डिवीजन में हो तब इस मेथड का प्रयोग करना है, समझ रहे हैं? और प्लस या माइनस में हो तब निश्चित तौर पर इस मेथड का प्रयोग नहीं करना है। अब कैसे इसको तैयार करेंगे, ध्यान दीजिएगा। इस देखिए dy बाय dx लेफ्ट साइड है, आपको तैयार करना है। पहले तैयार करना होगा किस रूप में? वेरिएबल सेपरेबल रूप में, मतलब y वाला जो फंक्शन है वो y के पास चला जाए और x वाला फंक्शन x के तरफ जाते। देखिए gy को लाएंगे dy के बगल में, चलिए dy बाय gy, ये देखिए बराबर fx और dx को इधर लाएंगे। देखिए y वाला dy के साथ आ गया और x वाला किसके साथ? dx के साथ आ गया। बस यही नाम है वेरिएबल सेपरेबल, माने वेरिएबल को क्या कर देना? सेपरेट करना, माने y अलग और x अलग, और फिर दोनों तरफ क्या कर देना है भाई? इंटीग्रेट कर देना है। जी हाँ मेरे यार, जब वेरिएबल सेपरेबल हो जाए तब इंटीग्रेट कर दीजिए। ये देखिए इंटीग्रेट कर दिए, और जब इंटीग्रेट कर दिए बच्चों तो इसका आपको इंटीग्रेशन करना होगा। तो जो भी हो, अभी तो सिंपल हम gy ले लेते हैं, कैपिटल gy, और इसका कैपिटल fx, अब प्लस क्या लेंगे? c प्लस c। ये देखिए ये जो आया हमारा, ये यहाँ gy इक्वल टू fx प्लस c, यही हुआ आपका सॉल्यूशन। और कौन सा सॉल्यूशन बच्चों? जनरल सॉल्यूशन। यहाँ ये कौन सा हुआ? जनरल सॉल्यूशन। अगर आपके सवाल में, ध्यान दीजिएगा, अगर ये जनरल सॉल्यूशन हुआ, अगर आपके सवाल में प्रॉब्लम में है ना x का कुछ मान दे दे a मान लीजिए, और y का मान b दे दे, तो इसका मतलब समझ जाइए x का या y का ये दोनों मान दे दे तो आप समझिए कि आपको क्या निकालने के लिए कहा जा रहा है? पार्टिकुलर सॉल्यूशन। क्या निकालने के लिए कहा जा रहा है? पार्टिकुलर सॉल्यूशन। जी हाँ, पार्टिकुलर सॉल्यूशन तभी निकलेगा, समझिएगा। a x का मान और y का मान b दे दिया, मतलब आपको क्या करना है भाई? x का मान a रख देना है, y का मान b रख देना है। देखिए पुट x बराबर a और y बराबर b, ठीक? तो y के जगह पे b रखेंगे और x के जगह पे a रखेंगे प्लस c, और c का मान निकाल लीजिए, यही आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है। इसी के कारण यह जनरल सॉल्यूशन अभी तक था। देखिए c का मान निकल गया। अब रिक्वायर्ड
पार्टिकुलर सॉल्यूशन, पार्टिकुलर सॉल्यूशन आपका हो जाएगा बंधु, हो जाएगा बंधु जी वाई बराबर एफ एक्स और सी के जगह पे क्या लेंगे जी बी माइनस एफ ए, है ना, समझिएगा जी बी माइनस एफ ए। ये देखिए ये आपका पार्टिकुलर सॉल्यूशन हुआ। इसका मतलब है कि किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन को वेरिएबल सेपरेबल से जब तैयार करते हैं उसके बाद उसको इंटीग्रेट करते हैं और इंटीग्रेशन करने के बाद जो इक्वेशन आता है वो क्या कहलाएगा, जनरल सॉल्यूशन। हमेशा जनरल सॉल्यूशन हमेशा डायरेक्ट निकलेगा, बट पार्टिकुलर सॉल्यूशन अगर चाहिए तो आपके प्रॉब्लम में दिया रहेगा x का मान और y का मान, वह x और y का मान उस जनरल सॉल्यूशन में रख के उस इंटीग्रेशन कांस्टेंट में c जो आपका आया है उस c का मान निकाल लेना है और वह c फिर सॉल्यूशन में रख दीजिए तो आपका आर्बिट्ररी कांस्टेंट खत्म हो जाएगा। और आपको पता है कि आर्बिट्ररी कांस्टेंट नहीं होना चाहिए किसमें, पार्टिकुलर सॉल्यूशन में, समझ रहे। इस तरह से हमारा जनरल सॉल्यूशन हमेशा मिलेगा और पार्टिकुलर सॉल्यूशन जब प्रॉब्लम कहेगा है हमको पार्टिकुलर सॉल्यूशन चाहिए, उसके लिए आपको हम कुछ देते हैं तभी आपका पार्टिकुलर सॉल्यूशन मिलेगा, समझ रहे मेरी बात। जहाँ तो ये टेक्निक है किसका, वेरिएबल सेपरेबल के द्वारा डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने का, है ना। तो चलिए समझ गए होंगे, ये हमने टेक्निक बताया। अब आपके पास आपके सामने सिर्फ डिफरेंशियल इक्वेशन रहेगा, बस उसको सॉल्व करना है ना। तो चलिए नोट कर लें। आइए अब हम लोग अपने प्रॉब्लम को बनाएं। देखिए देखिए सॉल्व dy बाई डी एक्स इक्वल टू एक्स बाई वाई, ये लिया मैंने x बाई वाई, ठीक है। चलिए देखिए बनाते हैं हम लोग। ये डिफरेंशियल इक्वेशन है, आपको लग रहा है डिफरेंशियल कोएफिशिएंट है ही, वेरिएबल है ही, डिफरेंशियल इक्वेशन है, इसका सॉल्यूशन निकालना है, सॉल्व कर रहा है, मतलब आपको जनरल सॉल्यूशन चाहिए, कोई कंडीशन नहीं है। चलिए अब वेरिएबल सेपरेबल दिमाग लगाइए, dy के साथ क्या होना चाहिए y, तो y को इधर ला सकते हैं भाई, y इंटू डी वाई, रूल से ही लाना है, जबरदस्ती नहीं लाना है भाई। और x के साथ dx, देखिए ये देखिए ये आपका वेरिएबल सेपरेबल हो गया, इसी को वेरिएबल सेपरेबल कहते हैं, अर्थात वेरिएबल को सेपरेट कर देना, है ना। और उसके बाद दोनों तरफ क्या करेंगे, इंटीग्रेट कर देंगे। ये देखिए कर दिया, बताइए y का इंटीग्रेशन y स्क्वायर बाय 2, x का इंटीग्रेशन x स्क्वायर बाय 2 प्लस क्या हो जाएगा c इंटीग्रेशन कांस्टेंट, फिर y स्क्वायर बाय 2 इधर लाइए x स्क्वायर बाय 2 बराबर c, है ना, y स्क्वायर माइनस x स्क्वायर बराबर 2c। ये देखिए ये हो गया आपका सॉल्यूशन, ये क्या हो गया सॉल्यूशन, जी हाँ ये सॉल्यूशन, कौन सा सॉल्यूशन, जनरल सॉल्यूशन, यही हुआ सॉल्यूशन। अब ये बताइए किस तरह का ये कर्व है, क्योंकि ये क्या दिखाता है, इक्वेशन ऑफ कर्व, बताइए कौन सा, ये हाइपरबोला है बच्चों, हाइपरबोला, जी हाँ, वाई स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर बराबर 1, देखें हाइपरबोला, जी हाँ मेरे प्यारे बच्चों, निश्चित हाइपरबोला का इक्वेशन आप जानते हैं, इसी फॉर्मेट में है। इसका मतलब है इसका जो सॉल्यूशन हुआ वह क्या हुआ, हाइपरबोला हुआ, क्या हुआ, हाइपरबोला, है ना, समझ गए, जी हाँ। देखिए फिर कहेंगे सॉल्व dy बाई डी एक्स इक्वल टू वाई प्लस 1 बाय एक्स प्लस 1, ध्यान देना है, dy बाई डी एक्स इक्वल टू वाई प्लस 1 बाय एक्स प्लस 1। ये देखिए बताइए क्या वेरिएबल सेपरेबल कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, ध्यान दीजिएगा। इसको यहां लाइए dy बाय वाई प्लस 1 और dx बाय कितना x प्लस 1, देखिए वेरिएबल सेपरेबल हो गया, y वाला ऊपर था नीचे लाए, dx को यहां पहुंचा दिए, y अलग और x अलग हो गया। अब दोनों तरफ इंटीग्रेट कर दीजिए, dy बाय वाई प्लस 1
और dx बाय एक्स प्लस 1। ठीक, बताइए 1 बाय वाई प्लस 1 का इंटीग्रेशन क्या होगा भाई बंधु? लॉग होगा, लॉग वाई प्लस 1। सही है, 1 बाय लॉग एक्स प्लस 1। अब क्या लिखेंगे? c लिखेंगे, c लिखेंगे ना, बट c नहीं लिखना है बच्चों, क्योंकि बच्चों ध्यान दीजिएगा, सब में लॉग है, तो इस c के जगह पे आप log c लगा दें, log c लगा दें, क्योंकि c तो अननोन वैल्यू है, उसमें log लगाइए नहीं लगाइए कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन अगर हर मेंबर के पास log है तो c के पास भी आपको log लगाना चाहिए, तब सिस्टमैटिक इक्वेशन प्राप्त होगा। समझिएगा मैं क्या कर रहा हूं? अगर सब टर्म के पास log है तो कांस्टेंट जो आर्बिट्ररी कांस्टेंट है उसके पास भी c लगाने से पहले log लगाइए, है ना? या अब बताइए log y प्लस 1 बराबर log a प्लस log b क्या होता है भाई? या इसको इधर ले आइए, log x प्लस 1 बराबर कितना? log c। ठीक है, अब बताइए log a माइनस log b बराबर log का क्या लॉ होता है? log a बाय b बराबर कितना? log c। अब देखिए दोनों तरफ का log अगर हटा दें तो उसके इनपुट क्या हो जाएंगे? ये देखिए ये हो गया, अर्थात y प्लस 1 बाय एक्स प्लस 1 बराबर c। ये हो गया आपका सॉल्यूशन, अर्थात जनरल सॉल्यूशन। इसको क्या कहते हैं हम लोग? जनरल सॉल्यूशन। आई बात समझ में? चलिए नोट कर ले। समझ रहे हैं मेरे प्यारे बच्चों? यही है डिफरेंशियल इक्वेशन से सॉल्यूशन प्राप्त करने का प्रोसेस। जी हाँ, पहले तैयार कीजिए और फिर जो है ना इंटीग्रेट कर दीजिए, बस। आइए, जी हाँ मेरे प्यारे बच्चों, अब हम लोग फिर लेते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन। सॉल्व dy बाय dx इक्वल टू रूट ओवर 4 माइनस वाई स्क्वायर। 4 माइनस वाई स्क्वायर। y का रेंज है भाई -2 से +2। ये तो डिफाइन करने के लिए दिया जाता है बच्चों, डिफाइन करने के लिए। चलिए सॉल्व करते हैं। ये देखिए y वाला टर्म है भाई और x वाला है ही नहीं, तो इसका मतलब है y वाला तो dy के पास ना आना चाहिए, तो चलिए नीचे ले आए और dx इसके स्थान पे ले आए। बोलिए हो गया तैयार। अब दोनों तरफ क्या करेंगे भाई? इंटीग्रेट करेंगे। रूट अंडर 4 माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू इंटीग्रेशन dx। ठीक, इसको पहचानते हैं भाई? रूट ओवर 4 को 2 स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बराबर इंटीग्रेशन dx। अब बताइए 1 बाय रूट अंडर a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर क्या होता है भाई? साइन इनवर्स y बाय 2 होगा, dx का x नहीं होता है क्या? ये था हम लोग का इंटीग्रेशन, रूट अंडर a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर dx साइन इनवर्स x बाय a, है ना? तो वही हुआ। अब बोलिए साइन इनवर्स y बाय 2। अब देखिए साइन इनवर्स भेजिए उधर, y बाय 2 बराबर साइन x प्लस c और y बराबर कितना हो जाएगा? 2 साइन x प्लस c। ये देखिए ये ट्रिगोमेट्रिकल फंक्शन तैयार हुआ इसके इक्वेशन ऑफ कर्व में, है ना? ट्रिगोमेट्रिकल इक्वेशन। आई बात समझ में? या ये ट्रिगोमेट्रिकल इक्वेशन, ट्रिगोमेट्रिकल इक्वेशन तैयार हुआ, है ना? जैसे देखिए dy बाय dx प्लस y बराबर 1, dy बाय dx प्लस y बराबर 1। ठीक है, अब चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं। dy बाय dx, ये तो प्लस में है ना y के, तो y को भेजिए उधर, 1 माइनस y। अब ये y वाला टर्म को पूरे को उठा के लाइए dy के नीचे, ये देखिए बराबर dx,
क्योंकि प्लस में तो कुछ कर नहीं सकते हैं, है ना। तो ये ले आए। अब बोलिए y वाला अलग x वाला अलग, अब दोनों तरफ क्या कर देंगे, इंटीग्रेट कर देंगे। अब ये बताइए इसका इंटीग्रेशन 1 बाय 1 माइनस वाई का इंटीग्रेशन log 1 माइनस वाई डिवाइड बाय -1, क्योंकि y के मल्टीप्लाई में -1 है तो इसलिए -1 से डिवाइड किए। और dx का इंटीग्रेशन बच्चों x प्लस सी, इसका मतलब है माइनस उधर भेज दीजिए, log 1 माइनस वाई बराबर हो गया -x माइनस सी, है ना। अब देखिए log हटा दीजिए तो 1 माइनस वाई बराबर e⁻⁻x माइनस सी। अब सोच रहे हैं ये कैसे भैया, log का नियम पढ़े होंगे, log बेस a n है, मान लो इसको x मानेंगे तो log हटाने का नियम होता है ये x चला आता है a के पावर पर और n चला जाता है x के स्थान पर, तो log हट जाता है। तो क्या हो जाएगा, e⁻x बराबर कितना n, e⁻x बराबर n। तो जी हाँ मेरे प्यारे बच्चों, ये देखिए मैंने क्या किया, बेस e रहता है बच्चों, बेस e, तो ये जो है log हटाना चाहते हैं तो ये पूरा जो है पावर उठ के चला आया -x माइनस सी और ये चला आया इसके स्थान पर, है ना। अब बोलिए -y उधर गया तो इसको इधर लाइए, तो ये हो गया आपका सॉल्यूशन, डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन। जी हाँ, थोड़ा सा साफ सुथरा इक्वेशन ऑफ कर्व बनाना चाहिए, जिससे कि देखने में लगे कि भैया आपने, है ना, इक्वेशन ऑफ कर्व प्राप्त किया है। इसलिए थोड़ा सा साफ सुथरा करना होगा, तो इसीलिए हम लोगों ने log हटाया, है ना। तो चलिए समझ गए होंगे, नोट कर लें। आइए, काफी मजेदार सब डिफरेंशियल इक्वेशन मिल रहा है। अब देखिए हमारे सामने इक्वेशन आ रहा है, डिफरेंशियल इक्वेशन y log y dx माइनस x dy इक्वल टू 0। ये डिफरेंशियल इक्वेशन आ रहा है। क्या करना चाहिए बताइए, क्या करना चाहिए? तो सबसे पहले तो इसको उधर ले जाइए, क्या dy पहले वेरिएबल सेपरेबल के लायक रहेगा तब ना, इसको उधर ले जाइए, क्या होगा -y log y dx, ठीक है। अब बताइए dx को इधर लाइए, dy बाय dx, यहां ध्यान दीजिए, dx को मत लाइए, dy है ना। इस y वाले फंक्शन को इधर लाइए, dy बाय y log y, लाइएगा ना, माइनस तो कटा दीजिए भाई, और x वाला इधर लाइए, dx बाय x। देखिए वेरिएबल सेपरेबल हो गया, जी हाँ, y वाले फंक्शन को इधर और x वाले फंक्शन को इधर। अब बताइए दोनों तरफ क्या करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे, है ना, इंटीग्रेट करेंगे। अब बताइए log y अगर पुट करेंगे इसमें z बराबर log y मान लीजिए, ठीक। तो dz बाय dy, log y का क्या होगा 1 बाय y, dz बराबर कितना हो गया 1 बाय y dy, है ना। तो 1 बाय y dy देखिए ये है, तो ये आपका क्या हो गया dz बाय, इस log y को z माने हैं, dz बाय z dx बाय x, ठीक है। अब बताइए 1 बाय z का इंटीग्रेशन क्या होगा log z, और 1 बाय x का log x, अब प्लस, हाँ फिर याद कीजिए मैंने क्या बोला था, हर टर्म में अगर log है तो कांस्टेंट में भी log देना चाहिए, log c, ठीक है। अब बताइए log z, इसका मतलब है log z बराबर, देखिए log a प्लस log b बराबर log a इंटू b, कर सकते हैं। इससे क्या होता है log रिप्लेस हो जाता है, तो z बराबर क्या हो जाता है xc, और z आपने किसको माना था बताइए, तो z आपने log y को माना था, log y बराबर xc। अब देखिए इसके बेस में क्या होता है e, फिर हटाइए, देखिए तो ध्यान दीजिए, तो अगर इसको हम लोग पूरे को
ई के पावर पे लाना है और y इसके स्थान पर आएगा तो क्या हो जाएगा बताइए। y बराबर अगर y ही होता तो ई टू द पावर एक्स, ये देखिए ये हुआ आपका सॉल्यूशन, समझिएगा। एक्स चलाया ई के पावर पर और y चलाया एक्स स्थान पर, तो y बराबर क्या आ गया ई टू द पावर एक्स। ये सॉल्यूशन हुआ आपका डिफरेंशियल इक्वेशन का, है ना। जी हाँ, कोई दिक्कत नहीं, बिल्कुल आसान है, खाली सरियाना है। जी हाँ, सरियाइए और इंटीग्रेट कर दीजिए, बस आपका इंटीग्रेशन हो जाएगा। फिर देखिए ये देखिए e to the power x into 10y dx प्लस 1 माइनस e to the power x sec स्क्वायर y dy इक्वल टू कितना 0, इक्वल टू 0। चलिए इसको बनाते हैं भाई, इसको बनाते हैं। बोलिए क्या करना चाहिए। तो जी हाँ, सबसे पहले तो एक को भेजिए, ये इसको रहने दीजिए। 1 माइनस ई टू द पावर एक्स इंटू सेक स्क्वायर वाई डी वाई इक्वल टू, इसको इधर लाइए तो माइनस ई टू द पावर एक्स 10y डी एक्स, यही होगा। अच्छा, इसके बाद जो y वाला है उसको y की तरफ रहने दीजिए, x वाला इधर, ये x वाला है इधर भेज दीजिए, y वाला इधर भेजिए। सेक स्क्वायर y यहाँ 10y डी वाई इधर लाइए ई टू द पावर एक्स बाय 1 माइनस ई टू द पावर एक्स डी एक्स, है ना। ये बना लिए। अब बताइए, अब दोनों तरफ क्या करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे। ठीक, अब बताइए अगर z मानते हैं 10y का, समझिएगा z बराबर क्या मानेंगे 10y, तो z मानने के बाद डिफरेंशिएट करते हैं तो ये क्या हो जाता है सेक स्क्वायर वाई डी वाई, तो ये डी जेड बाई जेड, ये क्या हो जाएगा डी जेड बाई जेड। जी हाँ, ये हो गया एक तरह से log 10y, क्या हो गया भाई log 10y, है ना। आई बात समझ में। देखिए z बराबर 10y माने, z बराबर क्या मानिएगा 10y, क्योंकि एक कहावत है बड़े बड़े शहरों में छोटी छोटी बात करते रहना है, मतलब इतना जरूरी नहीं है कि आप इंटीग्रेशन दिखाओ, इंटीग्रेशन डायरेक्ट कर सकते हो। z बराबर 10y का डीसी करेंगे तो क्या होगा बताइए सेक स्क्वायर वाई डी वाई, है ना। तो डायरेक्ट आप क्या कर सकते हो डी जेड बाई जेड मतलब log z, है ना। या आप दिखाना चाहते हैं तो ऐसे दिखाना पड़ेगा आपको, इसमें पुट करना होगा u बराबर मान लीजिए 10y, पुट किए डीसी करोगे du बाय डी वाई, तो 10y का क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर वाई डी वाई। ठीक, ये देखिए आ गया। अब इधर क्या होगा सेक स्क्वायर वाई को डी यू बाय यू माने, नहीं इसको देखिए b मानिए 1 माइनस ई टू पावर एक्स को डी भी 1 का 0 ई टू पावर माइनस ई टू पावर एक्स का ई टू पावर एक्स ही, तो माइनस ई टू पावर एक्स डी एक्स, ये देखिए ऊपर है ना, इसको क्या हो जाएगा माइनस सहित ये डी भी हो जाएगा बाय भी। अब बताइए 1 बाई यू का इंटीग्रेशन log u, 1 बाई भी का इंटीग्रेशन log भी, अब प्लस log c, क्योंकि सब में log है इसमें भी log होगा। अब बताइए log u बराबर log v इंटू सी, log a प्लस log b। अब बताइए log हटाइए तो u बराबर भी सी, है ना। अब u का मान रख दो, जिसको माने हो u क्या माने हो 10y, u माने हो 10y, अब भी क्या माने हो बताओ 1 माइनस ई पावर एक्स इंटू सी, बस हो गया। यही आपका क्या हुआ जनरल सॉल्यूशन, क्या हुआ बच्चों जनरल सॉल्यूशन। जी हाँ, तो बच्चों इंटीग्रेट कर दीजिए और आपका जनरल सॉल्यूशन मिल जाएगा, है ना। तो चलिए नोट कर लें बच्चों। आई तो ये सब निकल रहा था हमारा जनरल सॉल्यूशन। चलिए अब कुछ
पार्टिकुलर सॉल्यूशन भी निकालने के लिए सीखें। आइए जी हाँ, पार्टिकुलर सॉल्यूशन मेरे प्यारे बच्चों, जी हाँ, जनरल सॉल्यूशन में ही सब कुछ छुपा हुआ रहता है। चलिए पार्टिकुलर सॉल्यूशन निकालें। फाइंड द पार्टिकुलर सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। ऐसे भी अनुभव हो जाएगा, इक्वेशन को देखकर ये अनुभव हो जाता है कि भैया ये पार्टिकुलर सॉल्यूशन ही निकालना है। जैसे देखिए मैं एक क्वेश्चन दे रहा हूं भाई, ये देखिए cos dy बाई डी एक्स इक्वल टू ए, और a बिलोंग्स टू r, मतलब रियल नंबर है भाई, रियल नंबर है। और ये दे दिया है y बराबर 1 और x बराबर 0। ये देखिए y बराबर 1 और x बराबर 0 है ना, y बराबर 1 और x बराबर 0 ये दिया हुआ है। अब देखिए, अब हम लोग ये देखेंगे कि इसका सॉल्यूशन कैसे निकालना है, इसका सॉल्यूशन कैसे निकालना है, इसका सॉल्यूशन कैसे निकालना है, इसका सॉल्यूशन कैसे निकालना है मेरे प्यारे बच्चों, ये देखेंगे। अब देखिए, इसको पहले सॉल्व कीजिए आप, है ना, जैसे करते हैं। डी वाई बाई डी एक्स बराबर क्या बना लोगे, कॉस इनवर्स ए। डी वाई बाई डी एक्स बराबर कॉस इनवर्स ए, ठीक है। अब चलिए डी वाई बराबर क्या करोगे, कॉस इनवर्स ए डी एक्स बना लिए। चलिए वेरिएबल सेपरेबल हो गया, अब इंटीग्रेट कर दीजिए। डी वाई का इंटीग्रेशन तो वाई, बच्चों कॉस इनवर्स ए कांस्टेंट है, इसका इंटीग्रेशन नहीं होगा, बाहर निकल जाएगा। और डी एक्स का इंटीग्रेशन एक्स प्लस सी, अर्थात वाई बराबर क्या हो गया, एक्स कॉस इनवर्स ए प्लस सी। ये देखिए ये आपका तैयार हो गया क्या, जनरल सॉल्यूशन। ये क्या तैयार हुआ, जनरल सॉल्यूशन। बट आपको क्या निकालना है भाई, पार्टिकुलर सॉल्यूशन। तो बच्चों इसके लिए आपके पास गिवन है, पुट कीजिए y बराबर 1 और x बराबर 0 रखिए। जी हाँ, y बराबर 1 रखिए और x के जगह पे 0 इंटू कॉस इनवर्स a प्लस सी। अब बताइए 1, ये तो 0 हो जाएगा प्लस सी, इसका मतलब 1 बराबर c का मान कितना निकला, 1 निकला। तो इसका मतलब है रिक्वायर्ड पार्टिकुलर सॉल्यूशन, रिक्वायर्ड पार्टिकुलर सॉल्यूशन, है ना। क्या होगा भाई, इस c का मान 1 रख देना है, अर्थात y बराबर x कॉस इनवर्स a प्लस 1। ये देखिए ये हो गया आपका क्या, ये हो गया पार्टिकुलर सॉल्यूशन। ये क्या हो गया मेरे प्यारे बच्चों, पार्टिकुलर सॉल्यूशन। जहां ये हो गया आपका पार्टिकुलर सॉल्यूशन। फिर चलिए फिर देखते हैं, ये देखिए dy बाई डी एक्स इक्वल टू वाई 10x और x का मान 0 और y का मान 1। यहां जैसे ही इसके साथ कुछ गिवन है x और y का मान, तो मतलब समझ जाइए आपको पार्टिकुलर सॉल्यूशन चाहिए, है ना। बिल्कुल ट्रिक है। अब बताइए dy बाई डी एक्स है, तो इस y को नीचे लाइए और 10x के बगल में क्या लाइए, dx लाइए, है ना, dx लाइए। अब दोनों तरफ क्या करोगे भाई, इंटीग्रेट। 1 बाई वाई का इंटीग्रेशन log y और 10x का इंटीग्रेशन बंधु log sec x। अब ये बताइए सभी जो है अंगा टोपी पहना है, तो सी का ही टोपी पहनेगा, मतलब इसके पास भी log है, इसके पास भी log है, तो सी के पास भी log होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। जी हाँ, बताए थे। अगर सब, हाँ, अगर एक भी टर्म ऐसा हो जिसमें log नहीं है, मतलब तब सी में नहीं देना है, ठीक है। log a प्लस log b क्या हो जाएगा, c इंटू सेक एक्स। log a प्लस log b क्या होता है, log a इंटू b। अब बताइए log दोनों का रिप्लेस कर देंगे तो y बराबर c सेक एक्स। ये देखिए जनरल सॉल्यूशन,
बट हमको पार्टिकुलर सॉल्यूशन चाहिए, तो इसमें पुट करना होगा x बराबर 0 और y बराबर 1 रखिए, और सेक 0 का मान बच्चों 1, अर्थात c बराबर क्या आया 1, c आ गया 1, c रख दीजिए। रिक्वायर्ड पार्टिकुलर सॉल्यूशन क्या हो जाएगा बंधु, क्या होगा? जी हाँ मेरे प्यारे बच्चों, c का मान जनरल सॉल्यूशन में रख दीजिए 1 इंटू सेक एक्स, मतलब y बराबर सेक एक्स इसका पार्टिकुलर सॉल्यूशन हुआ। y बराबर सेक एक्स इसका क्या हुआ? पार्टिकुलर सॉल्यूशन। आई बात समझ में? जी हाँ, चलिए जल्दी से नोट कर लें। आई समझ रहे हैं? यही हुआ हम लोगों का पार्टिकुलर सॉल्यूशन। चलिए अब देखिए, मैं आपको ये दे रहा हूं, कहूंगा सॉल्व dy बाई डी एक्स बराबर ई टू द पावर x प्लस वाई। यहां सॉल्व जैसे लिखो, सिर्फ इसका मतलब जनरल सॉल्यूशन चाहिए, क्योंकि इसके साथ कोई कंडीशन आपके पास दिया हुआ नहीं है। तो चलिए सबसे पहले तो इसको तैयार करना होगा भाई, इसको अलग अलग कीजिए, प्लस है तो इसको अलग कीजिएगा, क्योंकि बेस सेम रहता है तो पावर जुड़ता है, सबको पता है भाई, है ना। अब y वाले को यहाँ लाइए, dy बाई ई टू द पावर वाई बराबर कितना, ई टू द पावर x dx। ठीक, अब थोड़ा सा तैयारी और कीजिए, इसको ऊपर ले जाइए, करेंगे ना बच्चों, तब ना इंटीग्रेशन होगा। अब दोनों तरफ इंटीग्रेट कर दीजिए, ई टू द पावर माइनस वाई का इंटीग्रेशन क्या होगा, ई टू द पावर माइनस वाई बाई माइनस 1, ई टू द पावर x प्लस सी। ठीक, तो माइनस ई टू द पावर माइनस वाई बराबर ई टू द पावर x प्लस सी। ठीक, इसको इधर ले आइए, ई टू द पावर x प्लस ई टू द पावर माइनस वाई प्लस सी बराबर 0, ये भी कर सकते हैं, या ई टू द पावर x प्लस ई टू द पावर माइनस वाई बराबर माइनस सी बराबर k, मतलब माइनस सी को k मान लिए, इसका मतलब है ई टू द पावर x प्लस ई टू द पावर माइनस वाई बराबर k। ये देखिए ऐसा भी रूप दिखेगा। अब ये जरूरी नहीं है कि k ही हो, c भी हो सकता है ना। तो जी हाँ बच्चों, कहीं पूरे माइनस सी को कुछ भी मान सकते हैं, पहले मान लो सी डैश मानते, माइनस सी लेते तो सी हो जाता है ना। तो जी हाँ, कांस्टेंट में कोई भी सिंबल यूज हो सकता है, समझे मेरी बात? जी हाँ, तो इस तरह से हम लोग वेरिएबल सेपरेबल मेथड के द्वारा डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। बिल्कुल आसान है, कोई परेशानी नहीं है ना। तो जी हाँ बच्चों, बिल्कुल आसानी से आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। समझ गए होंगे, काफ़ी मज़ेदार था बच्चों। तो चलिए फिर मिलते हैं अगले मेथड के द्वारा, बनाएंगे डिफरेंशियल इक्वेशन। जी हाँ, नेक्स्ट क्लास में। बाय बच्चों।